शुरू करते भाई आज की क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे और आज की क्लास का इंतजार कर रहे होंगे। तो बेहतर ढंग से शुरू करते हैं बढ़िया शानदार तरीके से। कल की क्लास हम लोगों ने जहाँ पे छोड़ी थी अधिनियम 1935, तो एक्ट 1935 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वहां तक आपका कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो आप उससे कर लीजिएगा। एक क्लास आज के बाद और बचेगी, उसमें हम लोग कवर अप करने का प्रयास करेंगे। आपका मॉडर्न इंडिया दैनिक इतिहास आपका खत्म हो जाएगा। 1 तारीख की अगली क्लास है क्योंकि कल संडे है और इसके बाद ईद की छुट्टी 31 तारीख को। तो 2 दिन में आपके पास पूरा मौका, आप इतिहास को भली भांति तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 14 जनवरी से आपका ये इतिहास का क्लास चल रहा था जो कि अप्रैल में कंप्लीट हुआ। बीच में छुट्टियां भी काफी थी और हमने धीरे धीरे आराम से सॉल्व किया। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोर्शन है वो ज्योग्राफी का आता है। तो ज्योग्राफी से क्लास को स्टार्ट करेंगे। जो लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं, अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप लोग क्लास के पहले आकर पूछ सकते हैं। और बाकी अब आप लोग सुधर गए हैं, समझदार हो गए, अब आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है ना? पहले शुरुआत में आप लोगों को लगा होगा कि मास्टर थोड़ा सा रिजिड है, होना पड़ता है। थोड़ा सा टीचर को अपना रौब दिखाना पड़ता है, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो। हालांकि ऐसा कोई रौब वगैरह होता नहीं है, कोई रुतबा टाइप का, इस टाइप की कोई चीज होती नहीं है। खैर, जो भी है, शुरू करेंगे हम लोग आज की क्लास का। और टाइटल हमारा रहेगा अधिनियम 1935। इसमें थोड़ा सा शायद मैंने गलती से जो ओपन कर रखा है स्लाइड वो दूसरी है, तो मुझे ये वाली ओपन करनी है। चलो, तो हम लोगों को ये वाली ओपन करनी थी, इस पे काम हमारा है। अधिनियम 1935 हम लोग बात करेंगे। अधिनियम 1935 का बेसिक क्या था, बैकग्राउंड क्या था, क्यों लाना पड़ा अधिनियम 1935, इसके क्या प्रावधान थे, मूल्यांकन, चुनाव कौन सा हुआ और चुनाव के क्या परिणाम निकले, कांग्रेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, मुस्लिम लीग ने क्या क्या किया, और अगस्त प्रस्ताव तक हम लेकर चलेंगे। गुनिका नहीं भैया, गुनिका नहीं पता। अगर गणिका कह रहे हैं तो गणिका तो मैं जानता हूँ, बाकी गुनिका नहीं पता। अगर आप इस गुनिका की बात कर रहे हैं तो मैं इसको नहीं जानता। हाँ, गणिका शब्द जरूर जानता हूँ। गणिका का मतलब होता है, आ, जब हमारे देश में बौद्ध धर्म और जैन धर्म था तो वहां पे एक नाम आता है, आ, आम्रपाली, जो कि एक गणिका थी। आम्रपाली यानी कि नृत्य करने वाली, हम मोटा मोटा शब्दों में इसे कह सकते हैं वेश्या। वो गणिका पता, गुनिका नहीं पता। इनमें से जो भी हो आप देख लीजिएगा। मतलब सब कुछ तो मुझे आता है नहीं, गणिका ही मैंने पढ़ा था, गुनिका भी हो सकता है कुछ। टाइटल रहेगा हमारा आज का, जो रहेगा वो क्या रहेगा, अधिनियम 1935। अधिनियम 1935 क्यों आया, इसके क्या बेस थे, आखिर क्या रीजन था कि अधिनियम 1935 को सरकार को लागू करना पड़ा। 1935 का भारत सरकार अधिनियम भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विभिन्न राजनीतिक दबावों के मद्देनजर प्रस्तुत किया था। राजनीतिक दबाव कहते हैं साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी। और क्या था, और एक था नेहरू रिपोर्ट। 1928 वाली जो नेहरू रिपोर्ट थी उसका भी सीधा सीधा दबाव पड़ा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो 1930, 31, 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन भी हो चुके थे। 3 गोलमेज सम्मेलनों का परिणाम सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ाव था और उसमें भी अंग्रेजी सरकार को मात खानी पड़ी जब उनके पक्ष में रहने वाले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने गांधी जी के साथ समझौता कर लिया। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार के खिलाफ ही वो भी हो गए, मोटा मोटा सीधे डायरेक्ट से देखे तो अंग्रेजी सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं ये दबाव जरूर बन रहा था कि वो भारत के लिए कुछ ऐसा काम करे जिससे भारत पर वो 100 साल तक और शासन कर सके। आगे शासन करने के लिए भारतीयों का कहना मानना पड़ेगा, भारतीयों का कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सबका कहना मान लिया था। गोलमेज सम्मेलन में चाहे वो लिबरल पार्टी हो, हिंदू पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी, मतलब जो भी उस समय की पार्टी थी, उन सबका कहना उन्होंने मान लिया था। कांग्रेस की बात नहीं मानी थी, तो गोलमेज सम्मेलन सक्सेस भी नहीं हुआ था। तो इनको एक बात समझ में आ गई थी कि अगर हम सक्सेस चाहते हैं भारत में तो कांग्रेस को हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अधीन लेना पड़ेगा।
और कांग्रेस के नेताओं की जो मांग थी जैसे नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू जी के कहने से नेहरू रिपोर्ट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे लागू करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और 1929 में लाहौर में जो हुआ था, लाहौर में क्या हुआ था, लाहौर में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा था। सारे नेता जेल में थे, जेल से जैसे ही नेता छूटेंगे, क्योंकि जेल में आप कब तक नेताओं को रख सकते हैं, कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही आप जेल से नेताओं को छोड़ेंगे तो जेल से छूटने के बाद तुरंत आंदोलन फिर से शुरू कर देंगे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी समाप्त हुआ नहीं। और आपको पता होगा गांधी जी से जब लॉर्ड इरविन की बात हुई थी, तो लॉर्ड इरविन से बात करने के समय तो गांधी जी चलो ठीक है बाहर हैं, लेकिन जब गोलमेज सम्मेलन में गए और गोलमेज सम्मेलन में सफलता नहीं मिली, तो गोलमेज की सफलता न मिलने के बाद भी फिर से गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। तो ये तो था कि देखो आज नहीं तो कल हमें गांधी जी को या और बाकी के कांग्रेस के नेताओं को छोड़ना पड़ेगा, और अगर हमने बाकी के नेताओं को छोड़ा तो ये फिर से आंदोलन करेंगे। तो अब हम कुछ ऐसा जुगाड़ करें जिससे भारत में अंग्रेज विरोधी आंदोलन होना कम हो जाए या खत्म हो जाए, जिससे हम भारत से जो हमारी इनकम है, जो हमारा लाभ, वो आगे भी कंटिन्यू बढ़ता रहे। तो इसके लिए कहते हैं कि लंदन में बैठे हुए थिंक टैंक ने, यानी कि जो वहां के सोच विचार करने वाले थे, इंटेलिजेंट टाइप के, जो बुद्धिमान टाइप के जो लोग थे, उन लोगों ने ये दिमाग लगाया और उन लोगों ने एक अधिनियम बनाने की मांग की, जिसका नाम रखा गया, चूंकि साल 1935 में पास होकर लागू हुआ तो इसलिए इसे क्या कहा गया, अधिनियम 1935। क्या कहा गया, अधिनियम 1935 के नाम से जाना जाता है। तो वही अधिनियम 1935 के बेस थे। अब बात करें अधिनियम 1935 के प्रावधान क्या थे, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि मतलब लिखा हुआ तो इधर मिल ही जाएगा सबको, वो तो है ही, लेकिन आप लोगों को भी पहले से एक बार मैं बता देता हूँ, ओरली समझा देता हूँ, बाद में अंडरलाइन कर दूंगा, दोनों तरह से आपका काम हो जाएगा। और भाई किसी को कोई दिक्कत होती है, आप जितने भी लोग जुड़ते हैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत रहता है, और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। एक नाम है इसमें रंजू कुमारी, एक रंजू हमारे वाईटी में भी आती हैं, आप वही हैं वाईटी वाली? साउंड बढ़ाइएगा ना, मैं बुरा मान रहा हूँ, मेरे को मत बोलना, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। आप मुझसे साउंड बढ़ाने के लिए नहीं बोल सकते, मुझे बुरा लग रहा है, मेरे को बुरा लग रहा है, मुझसे साउंड बढ़ाने के लिए मत बोलो, आप अपने ईयरफोन का साउंड बढ़ा लो, मुझे बुरा लग सकता है, मैं इंसान हूँ, मैं मशीन थोड़ी ना। तो अपने मोबाइल का ईयरफोन बढ़ा, मतलब आवाज़ आवाज़ बढ़ा लीजिएगा, मेरे से मत बोलिएगा, मेरे को बुरा लगता है और मैं बुरा मान जाऊंगा। अधिनियम 1935 में क्या अधिनियम था कि सबसे पहले तो जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को कहा गया द्वैध शासन लागू किया जाएगा। क्या, हाँ आप गुस्सा हो जाए, मैं गुस्सा क्यों नहीं होऊंगा, मैं गुस्सा हो गया, लो मैं बहुत गुस्सा हूँ। साउंड प्रॉब्लम। शिवांगी ने एक बार कुछ पूछा था, फिर शिवांगी का कोई क्वेश्चन था, शिवांगी क्या क्वेश्चन था एक बार जब मैंने आपका नाम बोर्ड में लिखा था, जरा रिमाइंड कराना एक बार। तो शिवांगी ने कुछ तो बोला था, फिर मैंने शिवांगी का नाम बोर्ड में लिखा था, क्या था शिवांगी, जरा स्टोरी बताना। पहले शिवांगी से स्टोरी याद करें, तो कुछ तो था एक, मतलब कुछ तो कॉमेडी हुई थी। शिवांगी क्या थी उस दिन की कहानी, जरा बताना। पहले कहानी सुन लें तो, शिवांगी कोई एक दिन कहानी थी, शिवांगी का मैंने नाम बोर्ड में लिखा था, कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। खैर, जब तक शिवांगी बताएंगी तब तक हम लोग आगे चलते हैं। अधिनियम 1935 जो आना था, तो अधिनियम अधिनियम 1935 में क्या किया गया, सर केजीएस के ऐप से नेक्स्ट पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट पढ़ सकते हैं, या इतनी खतरनाक नहीं आती। झरोखा दर्शन प्रथा, झरोखा दर्शन प्रथा,
अच्छा, कुछ पूछा होगा आपने, झरोखा याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, शायद ये था कि झरोखा दर्शन आपने पढ़ाया नहीं, ऐसा कुछ था, है ना? ये बात थी, अब याद आया। चलो, कोई ना, पढ़ा दूंगा जब आप कहोगे तो। अभी फिलहाल हम लोग क्या बात करते हैं। अधिनियम 1935 की जो प्रमुख बातें थी उनमें से एक बात क्या थी कि जो राज्यों में द्वैत शासन अधिनियम 1935 के तहत शुरू किया गया था, आरक्षित और हस्तांतरणीय विषय दो डिवाइड किए गए थे। तो उन दोनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उन दोनों को अब खत्म कर देंगे। अधिनियम 1935 के तहत राज्य में जो द्वैत शासन था समाप्त हो गया। केंद्र में द्वैत शासन लागू रहने की बात की गई, लेकिन ध्यान रहे कभी भी केंद्र में द्वैत शासन लागू करने का कोई नियम नहीं बना। अधिनियम 1935 का जो सबसे प्रमुख विषय था वो था सुप्रीम कोर्ट की जगह यहाँ फेडरल कोर्ट बनाएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट शुरुआत में ही खत्म हो गया, तो 1974 में बना और कुछ दिन के बाद ही समाप्त हो गया। अब भारत में चूंकि 11 प्रांत थे, तो उन प्रांतों के आपस में लड़ाई दंगे को शांत करने के लिए, राज्य राज्य के समझौते को सॉल्व करने के लिए, केंद्र और राज्य के समझौते को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट यानी कि फेडरल न्यायालय, जिसे संघीय न्यायालय कहा जाता है, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। क्या किया गया? संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और केंद्र सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। उड़ीसा बिहार को अलग किया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, हमेशा के लिए बर्मा भारत का हिस्सा फिर नहीं बचा, ये टुकड़े किए गए। और उधर सिंध और बंबई का भी अलग अलग दो पार्ट कर दिए गए, वो आज पाकिस्तान में चला गया जो सिंध। तो इस तरह से इनका भी अलगाव इसी समय अधिनियम 1935 पर हुआ था। और मतदाता सूची भी बढ़ाई गई, जो नहीं कि जो मतदान करते थे, पहले क्या हुआ करता था, जो लोग पढ़े लिखे हैं वही लोग वोटिंग करते थे, सब लोगों को वोटिंग का राइट नहीं था। तो अधिनियम 1935 के तहत वोटिंग का राइट भी क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और समवर्ती सूची तो थी ही थी। और हाँ, इमरजेंसी पावर भी दे दी गई, मतलब कि जो गवर्नर होगा वो अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य से द्वैत शासन समाप्त हुआ तो राज्य का पूरा काम किसको दे दिया गया, गवर्नर को दे दिया गया। और गवर्नर के अधीन एक मंत्री परिषद बनाई गई जिसका मुख्यमंत्री होता था, जिसे प्रधानमंत्री कहते थे। और प्रधानमंत्री जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता था। यानी कि सबसे पहले गवर्नर, गवर्नर के नीचे मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के नीचे उसकी अपनी काउंसिल। ये पूरा पैटर्न जैसे आज भी होता है वही पैटर्न उस समय भी बनाया गया था। प्रांतों में, प्रांतों में थे 11, और इसी अधिनियम के तहत उन 11 प्रांतों में चुनाव की भी बात की गई थी कि इन सभी 11 प्रांतों में चुनाव भी आयोजित कराए जाएंगे। हालांकि चुनाव आयोजित कराए गए 1937 में। कब कराए गए? 1937 में चुनाव आयोजित कराए गए। अधिनियम 1935 का सबसे बड़ा यही फायदा रहा। और हमारे देश में आरबीआई का भी गठन किया गया, लेकिन वो 1934 अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था। आरबीआई का गठन 1934 अधिनियम के तहत हुआ था, सुप्रीम कोर्ट 35 के तहत हुआ था। आरबीआई का गठन हो गया। और जो 11 प्रांतों में चुनाव हुआ, तो उसकी भी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। सबने मिलकर चुनाव लड़ने की बात की थी। चुनाव लड़ने का नियम समय आया 1937 में सबने चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने सब जगहों पे मिला जुला के 6 जगह सरकारें बना ली, तुरंत फटाफट सरकार बना ली। और कहते हैं असम में और एक और कोई सेंट्रल प्रांत करके या उत्तर प्रांत कुछ एक जगह थी, वहां पर उन्होंने मिली जुली सरकार बना ली, कुछ लोगों के साथ मिलकर सरकार बना ली। सेंट्रल प्रांत में लड़ाई हो गई उनकी, उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ा था, और मुस्लिम लीग से जब रिजल्ट आया तो मुस्लिम लीग की उन्होंने समझौते मानने से मना कर दिया, अपनी ही सरकार बना ली। तो मुस्लिम लीग को बहुत बुरा लगा, मुस्लिम लीग कांग्रेस से अलग हो गई। और बाकी की जगहों पर कृषक प्रजा पार्टी के जो फजल उल हक, आपको मैंने यादव का लोग बताया था, तो फजल उल हक बन गए। और कुछ एक सिंध करके एक पार्टी थी, उसकी 2 जगहों पे सरकार बन गई। तो टोटल 6 डायरेक्ट सरकार बनी कांग्रेस की, 2 जगहों पे मिली जुली, तो 8 जगह पे उनकी हो गई। और कृषक प्रजा पार्टी की एक जगह सरकार बन गई, तो कितने हो गए? 8, और 8 एक किए था, हो गए 9। बाकी के आपके बचे 2 और, तो 2 और में जो कुछ और एक रीजनल पार्टी थी सिंध करके कुछ, तो उसकी सरकारें 2 जगह पे बन गई, तो इन सभी जगहों पर प्रधानमंत्री बन गए। यह अधिनियम 1935 के सबसे बड़े प्रावधानों में से था। और इसके बाद कांग्रेस ने इन जगहों पर 27 महीने तक शासन भी किया, 37 से 39 तक। लेकिन 39 में एक गड़बड़ हो गया, सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि भारत को जबरदस्ती शामिल कर लिया गया। तो आज की क्लास में हम लोग बस यही पढ़ने वाले हैं, और एक आंदोलन पढ़ेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल मूवमेंट पढ़ेंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह में क्या होता है कि अगर हम चूंकि वर्ल्ड वार चल रहा है, और अगर हमने ग्रुप में आंदोलन करना शुरू किया तो सरकार हमें क्या करेगी, समाप्त कर देगी। तो ऐसे में हम क्या करें, हम एक एक करके मतलब
प्रति व्यक्ति अपनी जगहों पर जाके सरकार के खिलाफ आंदोलन करे, धरना प्रदर्शन करे। तो उसमें ग्रुप के हिसाब से नहीं फंसेंगे, क्योंकि आंदोलन के समय आप ग्रुप नहीं, मतलब सॉरी, जब वर्ल्ड वार चल रहा होता है तो वर्ल्ड वार के समय आप आंदोलन नहीं कर सकते। वही बातें थी। चलिए, इन सबको जितना आपको मैंने पढ़ा है ना मोटा मोटा, इधर अगर आप इतना शुरुआत का याद कर लेते हो तो आपको आगे का कंटेंट में कुछ स्पेशल ज्यादा मिलने वाला है नहीं, इतना ही रहेगा बस। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अधिनियम 1935 को लाना पड़ा? एक्ट 1935 क्यों, आखिर क्यों लाना पड़ा? साइमन कमीशन की रिपोर्ट थी, नेहरू कमेटी की रिपोर्ट, 3 गोलमेज सम्मेलन, ब्रिटिश सरकार का अपना एक नया दृष्टिकोण बना कि यार अगर हमें भारत में शासन करना है तो हमें भारत के हिसाब से काम करना पड़ेगा। किसके हिसाब से? भारत के हिसाब से काम करना पड़ेगा। जब भारत के हिसाब से काम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, होगा ही तो होगा ही, कर देते हैं। अधिनियम 1935 के क्या क्या थे प्रावधान? जो मैंने आपको बताया प्रावधान, वही प्रावधान मिलेंगे। प्रांतों में आपका जो द्वैत शासन था उसे क्या करना है? खत्म कर देना है, क्योंकि अभी द्वैत शासन से कोई फायदा मिलने वाला है नहीं। प्रांतों को स्वायत्तता दी जाएगी, प्रांत अपने लिए डिसीजन ज्यादा ले सकते हैं। पहले प्रांतों के पास 2 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, हस्तांतरणीय और आरक्षित। अभी वाला डिपार्टमेंट थोड़ा कमजोर किया गया। 11 प्रांत थे, प्रांतों में द्वैत शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया कि अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। आइए, यही सब लिखा हुआ आपको मिलेगा। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई, जिससे प्रत्येक प्रांत में एक मंत्रिमंडल की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। मुख्यमंत्री हम लोग बोलते हैं, वो प्रधानमंत्री के नाम से तब जाने जाते थे। ध्यान रहे, मंत्रिमंडल जवाबदेह है, किसके प्रति जवाबदेह है? विधानसभा के, या जिसे आप क्या कहते हो? प्रांतीय सभा। जहां पर प्रधानमंत्री बनेगा तो उसके प्रति क्या रहेंगे? जवाबदेह रहेंगे। और इनका मालिक कौन रहेगा? गवर्नर मालिक रहेगा। राज्य का प्रमुख कौन रहेगा? गवर्नर। प्रांतीय विधानसभा राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार रखेगी। क्या करेगी? प्रांत की जो प्रांतीय सभा है वो कानून बनाएगी। किस पर कानून बनाएगी? राज्य सूची पर कानून बनाएगी। और राज्य सूची पर विषय कितने थे? 54 विषय थे। 59, 54, 36, अभी आगे आपको करा दूंगा। 54 विषय थे जिन पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। केंद्रीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अभी यहां जो उच्चतम न्यायालय है इसे उच्चतम न्यायालय नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं? संघीय न्यायालय। उच्चतम न्यायालय गलत है, हाँ, इसे फेडरल न्यायालय बोलेंगे। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। केंद्रीय स्तर पर संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी, जिसका मुख्य कार्य केंद्र और प्रांत के बीच विवादों का निपटारा करना होगा। इसे संवैधानिक न्यायालय भी कहा जाता है। केंद्र और प्रांत के प्लस प्रांत और प्रांत, अगर 2 प्रांतों के बीच लड़ाई हो जाए तो उसका भी निपटारा यही करेगा। और केंद्र और राज्य, आज भी यही काम होता है, तो ये ऐसा ही रहेगा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। केंद्र और केंद्र, प्रांत और प्रांत के बीच का यही सिस्टम रहेगा। इसी फेडरल न्यायालय को जब 25 जनवरी तक ये रहेगा, कब तक रहेगा? 25 जनवरी 1950 तक रहेगा, और इसके तुरंत बाद इसका ही नाम बदल के सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया बेसिक बन रहा है, आप यहीं से सीधा सीधा पॉलिटी पढ़ो ज्योग्राफी की जगह, सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये पूरा पॉलिटी यहाँ से शुरू हो रहा है, ये आपको मदद करता। इस संवैधानिक न्यायालय कहा जाता है उड़ीसा और सिंध। उड़ीसा और बिहार से अलग किया गया, और सिंध को बंबई से अलग किया गया। उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया और सिंध को बंबई से अलग किया गया। मतदाता सूची का क्या किया गया? विस्तार किया गया। मतदाता सूची को क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। केंद्र में द्विसदनी शासन की स्थापना की गई। केंद्र में क्या किया गया? द्विसदनी शासन की स्थापना, लेकिन ये कभी लागू नहीं हुआ। हमेशा याद रखेंगे, बात तो हमेशा आएगी, लेकिन ये कभी लागू होने वाला नहीं है। अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास रहेंगी। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहेंगी? प्रांत के पास रहेंगी। समवर्ती सूची में 36 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और संघ सूची में 59 विषय शामिल
होंगे। क्या होंगे? 59 विषय शामिल होंगे। ये प्रांत और राज्य से संबंधित है। संघ सूची में 59 याद रखेंगे, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36। समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची का मतलब केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जो ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर स्थापित होगी। हालांकि यह अभी कभी लागू नहीं हुआ। अखिल भारतीय संघ की स्थापना आपने सुना होगा, जो हम लोग कह रहे थे ना, डोमिनियन स्टेटस वाली बात थी। द्विसदनी शासन क्या होता है? डायरची सिस्टम बोलते हैं, यानी कि जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होते हैं, वैसे द्विसदनी व्यवस्था। अखिल भारतीय संघ यानी कि आप यूनियन और स्टेट दोनों को मिला के फेडरल गवर्नमेंट जैसा कुछ एक सिस्टम लागू करने वाले हैं, जिसे डोमिनियन बोलते थे। अभी लागू होना है नहीं, सिर्फ वो लोग मजे ले रहे थे और कुछ नहीं। अध्यादेश जारी करना है। ऑर्डिनेंस बोले तो ऑर्डिनेंस, यानी कि जब सदन नहीं चल रहे होंगे, विधानसभाएं काम नहीं कर रही होंगी, तो उस समय गवर्नर और गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकते हैं। डेलिमिटेशन कमीशन यानी कि राज्य, इसे बोलते हैं परिसीमन आयोग, आर्टिकल 82 में भी है। अगर आप वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में है आर्टिकल नंबर 82 में। और डेलिमिटेशन कमीशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिएगा अभी अपने देश में 28 राज्य हैं, 28 को 40 राज्य में बदलना है, तो राज्यों की बाउंड्री काटना छाटने का जो काम करेगा वो परिसीमन आयोग होता है। अमूमन इसका हेड इलेक्शन कमीशन का जो प्रमुख होता है वही रहता है। जैसे हमारे जिले में है कि किसी एक जिले को काट के दूसरा बदलना है, या मान लीजिएगा कि जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग किए गए, तो जो आदमी ये काम करता है तो वही वाला। अभी भारत में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जा चुका है। तो वही परिसीमन आयोग का मतलब जो 11 प्रांत होंगे इनके बारे में कितना एरिया रहेगा कितना नहीं, वो परिसीमन आयोग का होता है। रक्षा और विदेश विभाग। रक्षा और विदेश विभाग किसके पास रहेंगे? संवैधानिक विधायिका से अलग किए गए। संवैधानिक विधायिका से अलग किए गए यानी किसके पास रखे गए? गवर्नर जनरल, जिसे आप बोल सकते हैं वॉयस रॉय। वॉयस रॉय के पास मालिक वही सबसे बड़ा है, वो जिसको चाहेगा उसको आर्मी का पावर दे देगा। यही सिस्टम हमारे देश में आज भी है। विदेश का प्रमुख या हमारे रक्षा का प्रमुख सीधे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं, वो जो भी डिसीजन ले लेंगे सीधा लागू होगा, इफ बट नहीं होता है। ब्रिटिश भारत से बर्मा को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। 1935 में अलग कर दिया गया, तब से आज तक ये भारत का हिस्सा नहीं बना है। सर मेरा हिंदी, मुझे भी एसएसटी भी पढ़ना पड़ेगा? नहीं बेटा, आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपका हिंदी है, आपको एसएसटी नहीं पढ़ना, आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा। आप हिंदी पढ़िएगा। हाँ काजल जी, आप हिंदी पढ़िएगा। जैसे मुझे मतलब मेरा गणित है तो मैं गणित पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िएगा। आपका हिंदी है, हिंदी पढ़िएगा। और एसएसटी नहीं, एसएसटी क्यों पढ़ोगे अगर आपका हिंदी है? अरे यार सीधी सी बात है, आप ऐसे समझो, अगर मेरे घर में चावल बना है तो मैं पनीर कैसे खाऊंगा? चावल बना है, चावल खाऊंगा। और अगर मैं मोमोज ऑर्डर किए हैं तो मैं मोमोज ही खाऊंगा। अब मोमोज की जगह मुझे दाल सब्जी तो मिलेगी नहीं। तो आपने हिंदी किया है तो आपको हिंदी पढ़ना है, सीधा लॉजिक। किसी के बहकावे में मत आइए, हिंदी पढ़िए। और आप हिंदी की लेक्चरर बनिए, बढ़िया। हिंदी की डीन बनिएगा, विश्वविद्यालय में वैकेंसी आती रहती है। आप पीएचडी वगैरह कीजिएगा, बढ़िया से मजा आएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हमको आती होगी तो हम बता देंगे। मैथ साइंस वाले तो छोड़कर सबको पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसे लोग जो भटकाते हैं ना, इनके चक्कर में मत पड़िएगा। हाँ, ये सब गलत लोग हैं और ये आपको भ्रमित कर देंगे। और इनका कहना मानोगे तो सिर्फ प्राइमरी के टीचर बनोगे, मैं बता रहा हूँ। अगर इनके कहने पर आए तो प्राइमरी के टीचर बनोगे, और मेरे कहने पर है तो
डिग्री कॉलेज के टीचर बनोगे। प्राइमरी का टीचर का काम क्या होता है? पूरे साल पढ़ाने जाना है, 8 घंटे पढ़ाना है। और विश्वविद्यालय में अगर आप प्रोफेसर हो गए, पूरे दिन में 3 घंटे, पूरे साल में 180 घंटे पढ़ाना है। और खुद पढ़ाओ, चाहे अपने अंडर में जो पीएचडी कर रहा है उसको लगा दो, वो पढ़ाएगा। तो बताओ किधर जाओगे? और प्राइमरी के मास्टर की कितनी औकात है। और अगर आप प्रोफेसर बन गए, प्रोफेसर की सैलरी आईएएस की सैलरी से ज़्यादा होती है। ये भारत सरकार को भी पता है कि आईएएस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम टीचर का है, प्रोफेसर का है। तो बाकी भाई आपकी मर्जी है ना। अगर आपको प्राइमरी का टीचर बनना है तो ज्योति जी का कहना मानिएगा जो इन्होंने समझाया। और अगर मतलब हाई लेवल का टीचर बनना है, मर्सिडीज वर्सिडीज से चलना है, तो मेरा कहना मानिएगा। एनसीटीई में कॉलेज नाम होना जरूरी है क्या, प्लीज़ बताइए। एनसीटीई मुझे पता नहीं, आदर्श जी आपने क्या पूछा? एनसीटीई मुझे पता ही नहीं है। नहीं पता मुझे। हाँ पता होता तो मैं जरूर बता देता। ब्रिटिश भारत से वर्मा का विभाजन कर दिया गया, अलग कर दिया गया। चलो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं मूल्यांकन। आखिर कैसा रहा अधिनियम 1935? क्या फायदे रहे, क्या नुकसान रहा? अधिनियम 1935 निराशा देगा। कुछ लोगों का मानना था यहाँ पर मतदाता सूची नहीं बढ़ाई गई। सर मैं बीएड किया है। आपने बीएड किया है? ये तो बहुत अच्छी बात है, बीएड किया है तो। अच्छा, श्वेता जी सही सजेशन देंगी, आप श्वेता जी से सजेशन ले लीजिएगा। ये अच्छा सजेस्ट करती हैं श्वेता जी, आप इनसे सजेशन ले लीजिएगा। बाकी आपने बीएड किया, ये तो बहुत खुशी की बात है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, आपने बीएड किया। और अब बस मम्मी पापा की जिम्मेदारी यहीं तक थी, आपको बीएड करवा देना। अब आप एक बढ़िया सा टीचर बनिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिएगा। देश का भविष्य अब आप ही संभालेंगे, क्योंकि आपने बीएड किया है तो आपके पढ़े लिखे बच्चे आगे जाके सेना में, आर्मी में और अन्य अन्य डिपार्टमेंट में काम करेंगे, है ना। तो अब मम्मी पापा की जिम्मेदारी खत्म हुई। अब आपको, जो उन्होंने मेहनत की है आपको पढ़ा लिखा कर, उसका उन्हें फल मिलने का समय है। बढ़िया से मेहनत कीजिएगा और बढ़िया से देश का नाम रोशन कीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान के निर्माण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। यह अधिनियम भारतीय राजनीति प्रशासनिक ढांचे में कई बदलाव लाने वाला था। इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का मूल्यांकन निम्नलिखित है। सर मजा मत लीजिए हम लोगों का। हेलो, एक तो मैं यादवों से परेशान हूँ, कभी बोलते हैं ऐसे, फिर बोलते हैं ऐसे। काजल जी कभी भी किसी यादव की सलाह मत लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इनका कोई ठिकाना नहीं होता, ये कब अपनी बात से पलट जाए। और देखो हर बात के दो पहलू होते ही हैं। ये कॉमा इधर की जगह उधर लगा देंगे, बोलेंगे हमने तो ये बोला था, आपने तो ये समझा। तो बी केयरफुल, इनसे बच के रहना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मूल्यांकन 1935 भारत सरकार का क्या रहा, अधिनियम का लोगों ने क्या कहा? वही समस्या थी, जो गलती थी सो गलती थी। क्या गलती थी? अब तक का सबसे बड़ा विस्तृत अधिनियम था जो कि भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण सुधारों को शामिल करता है, लेकिन संविधान निर्माण में इसका हमने बहुत सारा प्रयोग किया। हमारे संविधान का 70% हिस्सा कहाँ से लिया गया है? अधिनियम 1935। रंजू सर सही से बता दीजिए। संविधान निर्माण में भूमिका, इस अधिनियम ने संविधान निर्माताओं को महत्वपूर्ण भूमिका दी। बाद में हुए कई अनिवार्य संशोधन संविधान के तहत जुड़े। यानी कि अधिनियम 1900। पीएचडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेटा पीएचडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीएचडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो और कठिन क्वेश्चन है। पीएचडी करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, और कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको डेली वहाँ पे पढ़ने और पढ़ाने जाना पड़ेगा। आपको लिखना पड़ेगा, थीसिस जमा करनी पड़ेंगी, तब होता है।
आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था, आधुनिक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो आधार है वो यही है। सारा सिस्टम जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सब कुछ वहीं पर आएगा। सेम टू सेम आज हमने उस चीज को तो हम देख सकते हैं। अधिनियम 1935 का जो यूपीएससी था वो भी बदल गया, जो आपका सुप्रीम कोर्ट था वो भी, मतलब पुराने जितने कर्मचारी थे सभी कर्मचारी आज भी वही उसी लेवल पर काम कर रहे हैं। हमारे देश में अंग्रेजों ने बहुत कुछ दिया, हमने उनसे बहुत कुछ लिया, हमने बहुत कुछ सीखा। हमारे देश का संसद कानून बनाने की प्रक्रिया भी उनकी ही देन है। सब कुछ ठीक है, बस अंग्रेजों का एक नियम जो अभी तक बुरा है, खराब है, गंदा है, और अगर मैं भविष्य में कभी प्रधानमंत्री बना या मेरे पास कभी पावर आई तो मैं उस नियम को सुधारूंगा। एक्चुअली हमारे देश में बेबेरियन मॉडल लागू है। बेबेरियन मॉडल बोले तो पुलिस व्यवस्था, और हमारे देश में जो सबसे हाँ, मतलब कमजोर है वो पुलिस और कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास 2 लाख से ज्यादा पेंडिंग केस हैं। 2 लाख से ज्यादा पेंडिंग केस हैं। जज कितने हैं? 34। 34 जज, 2 लाख से ज्यादा पेंडिंग केस। आप बताओ क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। और हमारे देश में करप्शन इतना ज्यादा क्यों है? ड्यू टू बेबेरियन मॉडल ऑफ पुलिस। एसओ, सीओ, दरोगा, पुलिस, एसआई, होमगार्ड, ये सब पहले का मॉडल है। एक बार इन दो को हम सुधार दें, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। पुलिस को सही कर दें, पुलिस की नौकरी अच्छे से कर दें, सही ढंग से पुलिस को व्यवस्थित कर दें, और कोर्ट हमारा ईमानदार हो जाए। हालांकि ईमानदार है, मतलब वो उसके पास केस ज़्यादा ना पहुंचे, और जो पहुंचे उनमें रिजल्ट जल्दी पहुंचे। ऐसा ना हो कि 6 साल तक जेल में था, फिर बाद में पता चला कि नहीं वो तो अपराधी नहीं था, 6 साल सजा काट लिया, अब उसने 200 करोड़ रुपए का फाइन मारा है जिन्होंने जिन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा लिखा था। क्या होगा? कौन उसे 200 करोड़ रुपया देने वाला? वाइफ भाग गई, घर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया 6 साल में, बच्चे अनाथालय चले गए, उसका जीवन का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आज की खबर है, कहीं मैं पढ़ रहा था, एक कोई छोटी सी क्लिप थी न्यूज़पेपर की। तो है, खैर, वो सब व्यवस्था कहाँ की है? अधिनियम 1935 से। तो हम इन चीजों को चेंज करें भविष्य में तो हमारा देश बहुत अच्छा हो जाएगा। विभिन्न प्रांतीय केंद्रीय संस्थाओं की भी क्या किया जाए? इनको भी स्थापित किया जाए। आधुनिक न्याय प्रणाली, आधुनिक न्याय प्रणाली की नींव भी इसी समय रखी गई। न्यायालयों और न्यायिक प्रक्रियाओं की संरचना को भी यहाँ पर क्या किया गया? व्यवस्थित किया गया। बिल्कुल, किसी भी अधिनियम को जो संसद में बनाया गया उसमें संशोधन के लिए संसद की जरूरत होती है। हाँ, अगर उसे संसद ने नहीं बनाया है तो कोई जरूरत नहीं है। संविधान ने बनाया है तो संशोधन की जरूरत होगी, सीधी साफ बात। संसद ने बनाया तो संसद ही चेंज करेगी, मोदी जी ने बनाया तो मोदी जी ही चेंज करेंगे। जैसे नीति आयोग मोदी जी ने बनाया तो मोदी जी चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रवादियों ने इसका क्या कहा? हालांकि राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम के कई दोषों को भी उजागर किया, कई निगेटिव पॉइंट भी इसके थे। जैसे राज्यपाल की शक्तियों में कोई कमी नहीं हुई, वो किसी भी समय मुख्यमंत्री को क्या कर सकता था? पद से बाहर कर सकता था। राज्यपाल को विधायिका को बर्खास्त करने का अधिकार था। राज्यपाल कभी भी विधान परिषद को क्या कर सकता था? डिलीट कर सकता था, खत्म कर सकता था, जिससे उसकी भूमिका अधिक शक्तिशाली बनी हुई थी। उसके पास पावर ज्यादा थी, लोग डरते थे। आज भी आप देख लीजिएगा राज्यपाल की पावर कितनी होती है, और अगर आप दिल्ली के उपराज्यपाल की पावर को देखेंगे तो दिल्ली में उपराज्यपाल की पावर बहुत बड़ी होती है, बहुत बहुत बड़ी। बाकी के राज्यों में भी आपने अभी नाम सुना होगा, हमारे देश के जो है उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। बिहार में ममता बनर्जी के साथ उनके बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, उसका परिणाम आप देख लीजिएगा, उन्हें देश का उप राष्ट्रपति तक का चुनाव जितवा दिया गया। तो राज्यपाल के पास पावर बहुत होती है, और सरकार के साथ अगर चलकर काम करे तो प्रमोशन भी मिलता है, नाम भी होता है, सम्मान भी होता है। जैसे अभी बिहार में जो है एक राज्यपाल थे, नाम था श्री रामनाथ कोविंद, देश के राष्ट्रपति बने। अगर आप अच्छा मेहनत करते हैं, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी के साथ भी ऐसा हुआ, उन्हें भी देश का राष्ट्रपति बनाया गया। तो पावर होती है राज्यपाल, अगर वो अच्छे से काम करे तो। और ये अगर भूमिका ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगना शुरू हो जाता है, वो निगेटिव हो जाता है, क्योंकि राज्य का काम होने से पहले राज्यपाल हर बार अड़ंगा लड़ा देगा, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। लागू कैसे होगा? लागू करने के कुछ मुद्दे।
कई ऐसे मुद्दे थे जिनके कारण अधिनियम का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो सका, इससे भारतीय राजनीति में अस्थिरता लागू रही। कई ऐसी बातें थी, जैसे कहा गया डोमिनियन स्टेटस प्रदान कर देंगे, फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना होगी, जैसे कहा गया था परिसीमन आयोग सही ढंग से काम करेगा, ऐसे कोई नियम वहां पे लागू नहीं हुए। कहा गया था कि लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, यूपीएससी के तहत एग्जाम प्रॉपर होंगे, सही ढंग से नौकरी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ सही ढंग से नहीं हुआ। यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर होती है। वैसे तो हमारा संविधान कहता है आर्टिकल 338 डबल ए में दिल्ली के लिए कि दिल्ली में एक उपराज्यपाल होगा, जो कि राज्य की जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश की जो विधायिका होगी, उसका जो मंत्रिमंडल होगा उसकी सलाह पर काम करेगी, और उसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। लेकिन फिर भी रियलिटी में अगर देखा जाए तो वैसे तो सारी पावर होती है मुख्यमंत्री के पास, बट मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और उपराज्यपाल भी अपने आप में अंतिम हस्ताक्षर करता होता है। हाँ, साइन करेगा तो कानून बनेगा, नहीं करेगा तो कानून नहीं बनेगा। तो ऐसे में उपराज्यपाल कई बार साइन नहीं करता है, तो मुख्यमंत्री की फिर शक्ति कमजोर होने लगती है। अभी दिल्ली में सब ठीक चल रहा है, दिल्ली में ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में सरकार भी मोदी जी की है, मतलब बीजेपी की सरकार है, और चुनाव भी बीजेपी दिल्ली में जीत गई, तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर वो अच्छे से काम कर रहे हैं। देखते हैं नजर रिजल्ट क्या आता है। शायद 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया है, जब से मिलने लगेगा तब से हम लोग देख लेंगे, जब तक नहीं मिल रहा तब तक वेट करते हैं। और 25 रुपए के लिए जो उन्होंने बोला था कि हम सबको 25 रुपया देंगे, पहले तो बोला था सबको देंगे, अभी उसमें उन्होंने कुछ बैरियर लगा दिया है कि जिसके पास अंत्योदय कार्ड है वही व्यक्ति फॉर्म भरेगा, उसी को पैसा मिलेगा 2500 रुपया। अब दिल्ली जैसे शहरों में अंत्योदय कार्ड किसके पास होता है? अंत्योदय कार्ड का मतलब जो बहुत गरीब है। अब किसी आदमी ने सरकारी नौकरी के लिए बनवा रखा है चोरी से, अब अगर उसने बता दिया कि मेरे पास है, तो उसका कार्ड ही जब्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं गरीब, उनको मिलेगा, जिसको मिलेगा उसके लिए अच्छी बात है। और जो कमा सकता है उसको क्यों मिले? क्योंकि कहीं ना कहीं वो बर्डन मेरे ही ऊपर आएगा। आप भले ही दान कर रहे हैं, बट वो टैक्स पेयर के ऊपर आएगा, और फिर भारत सरकार के ऊपर खर्चा बढ़ेगा, तो वो बिना मतलब में टैक्स का रेट बढ़ाएगा। तो इससे अच्छा है कि फ्री बिजली ना मिले, हमें शुद्ध हवा मिल जाए और हमारे पर टैक्स कम लगे। शशिकांत दास। अधिनियम 1935 के तहत 1937 में भारत के 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जैसे असम, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसे सेंट्रल प्रांत कहा जाता था। मध्य प्रांत, सॉरी, उत्तर प्रदेश को नॉर्थ फ्रंटियर कहा जाता था। और मद्रास, बंबई, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इन सब में चुनाव हुए। चुनाव में कई पार्टियों ने भाग लिया, जिसमें कांग्रेस, हिंदू महासभा, लिबरल पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, जस्टिस पार्टी, कई क्षेत्रीय पार्टियां थी। सब पार्टियां थी और सबने चुनाव में हिस्सा लिया। काजल जी सर का फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। अभी भी काजल जी मौजूद हैं क्या? अभी काजल जी नहीं होंगे, अभी काजल जी को सारे आंसर के जवाब मिल गए होंगे, उनको जवाब मिल गया होगा। मुझसे कोई पूछता है तो मैं सबके जवाब करता हूँ, आप लोग ऐसे मत सोचिएगा, मैं बड़ा प्रॉपर जवाब देता हूँ। चुनाव प्रसार और मैनिफेस्टो। इन सभी दलों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मुख्य रूप से किन चीजों को मुद्दा बनाया? भूमि सुधार, कराधान नीति में बदलाव, पुलिस अत्याचार, सांप्रदायिक दंगों को रोकना, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, ये इनके मुद्दे थे। गरीबी, बेरोजगारी, अकाल, भुखमरी, इस टाइप के इनके सबके क्या थे? इस टाइप के इनके मैनिफेस्टो में था कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम ये चीजें देंगे, ये चीजें हम क्या करेंगे, बनाएंगे। चुनाव का रिजल्ट आया, कांग्रेस ने 6 प्रांत में सरकार बनाई, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां हिंदू बाहुल्यता थी। अब देखो, हिंदुओं के क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार बनना सीधे हिंदुओं को मैच करा देती है, जबकि वो पार्टी उनकी नहीं थी। बंबई उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार बना ली, यहां भी सरकार बन गई 6-2-8 जगहों पे। हार के क्षेत्र, पंजाब, बंगाल, सिंध प्रांत में कांग्रेस की और लीग की दोनों की हार हुई। मतलब यहां तो ये जीत गए, लीग की हार यहां भी हुई और लीग की हार यहां भी। अच्छा, लीग का मतलब क्या? मुस्लिम लीग। पंजाब में यूनियनिस्टिक पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान की जीत हासिल हुई। पंजाब में कौन जीता?
पंजाब में सिकंदर हयात खान पंजाब में जीत गए। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी फजल उल हक ने नेतृत्व में जीत दर्ज की। उन्हें शेर बंगाल के नाम से जाना जाता है। चलो भैया, ये भी चुनाव जीत गए। एक क्षेत्र रह गया सिंध। पंजाब के साथ साथ सिंध में भी इन्हीं की सरकार बनी थी। सिंध और पंजाब दोनों में यूनियनिस्टिक पार्टी के सरकार बनी। कुल मिला के छह, छह के बाद 7, 8, 9, 10 और 1, 11 सब जगहों पे सरकारें बन गई। चुनाव के परिणाम, अब चुनाव जीत गए तो चुनाव जीतने के साथ सरकार बनाने के साथ लड़ाई हुई मुस्लिम लीग के साथ। मुस्लिम लीग ने धोखा दे दिया। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग को धोखा मिला, सॉरी, मुस्लिम लीग ने धोखा नहीं दिया, धोखा मुस्लिम लीग को मिला। कांग्रेस ने इनके साथ चुनाव लड़ने की वादा किया था, वो वादा निभाया नहीं। मुस्लिम लीग को बुरा लगा कि यार ये तो धोखा और हमारे साथ धोखा, तो फिर बदला लेंगे, विपक्ष में रहेंगे और जो होगा देखा जाएगा। 1937 के चुनाव के परिणाम में भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच संबंध में खटास, जो बाद के वर्षों में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर मेन इफेक्ट डालती है, गहरा प्रभाव, डीप इफेक्ट डालती है। एक अलग से घटना है 1937 की, वर्धा योजना। नई तालीम, बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा के नाम से जाना जाता है। वर्धा योजना, इसका सेकुलर शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इसे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा थी। शिक्षा, धार्मिक शिक्षा नहीं होगी यहाँ पर, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जिससे वो अपना खाना बनाना या मिट्टी के बर्तन बनाना या कोई भी ऐसी शिक्षा, कोई भी ऐसी तालीम सीखेंगे जिससे उनका रोजगार चल सके, जिनसे उनका घर का व्यवस्था चल सके। इस बात के लिए शुरू किया गया था वर्धा योजना। ये अलग से इंफॉर्मेशन है। आगे चलते हैं हम लोग। 1937 के और परिणाम क्या निकले। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो विवाद हुआ, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद हो गया। चुनाव से पहले दोनों पार्टियों ने बीच में समझौता किया था कि वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन नतीजों के बाद कांग्रेस ने लीग को दरकिनार कर दिया। यार ये तो गलत बात है, धोखा दे दिया, वही पहले वादा किया था। फजल उल हक को शेर ए बंगाल कहा जाता है, शेर ए पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को। यह निर्णय लीग के लिए अपमानजनक था। इसने मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस के प्रति असंतोष बढ़ा दिया। अब हमेशा के लिए हो गया कि भाई जब भी होगा हम इसको देख लेंगे। मुस्लिम लीग वेट कर रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया 27 महीने के शासन के बाद। और 27 महीने में उन्होंने जो वादा किया था सारे काम किए। कृषि में सुधार, लगान में, कर में कटौती किया, लोगों को बिजली पानी मुहैया कराने का, पुलिस की ज्यादतियों को कम किया, पुलिस को सुधारा भी, सारे काम किए। जितना उन्होंने बोला था उतना किया, लेकिन एक कम समय में जितना किया जा सकता उतना उन्होंने किया। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ कांग्रेस ने सभी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। यह कदम कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिससे जन समर्थन और राजनीतिक शक्ति से इसको क्या कर दिया गया, वंचित। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस्तीफे का जश्न मनाया, मुक्ति दिवस। हमारे घर में कुछ अशुभ हो जाए और हमारा बहुत प्रिय मित्र हो, सामने हंस रहा हो, हमारे किसी भी बात पे हंस दिया हो, चुटकुला देख के किसी हम देख लें, तो मन में खटास तो आ ही जाएगा कि यार ऐसे कैसे, धोखा। वही चीज यहां पर भी थी। पहले क्या था कि केवल एक आदमी एंटी था, अब दोनों एक दूसरे के एंटी हो गए। और इसी के साथ अभी जब ये 1939 में रिजाइन करेंगे तो 40 में लाहौर अधिवेशन में टारगेट हो जाएगा मुस्लिम लीग का पाकिस्तान की मांग, फाइनल क्लियर पाकिस्तान की मांग हो जाएगी। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस्तीफा का जश्न मुक्ति दिवस के रूप में मनाया और बाबा साहब बी आर अम्बेडकर भी इस खुशी में शामिल हुए। इसीलिए वो कांग्रेस से चुनाव नहीं जीते थे। जब उन्होंने संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की पार्टी से चुनाव नहीं लड़े थे,
क्योंकि इनको पता था कि ऐसा होना नहीं है। 1937 के चुनाव परिणाम में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक स्थितियों को स्पष्ट किया। भविष्य की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। कांग्रेस की सरकार के गठन और बाद में इस्तीफे ने भारतीय राजनीति के परिदृश्य को बदल दिया। विभाजन की ओर बढ़ने की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। क्या हुआ? अब ये विभाजन, ये जो चुनाव इन्होंने अकेले जीता, मुस्लिम लीग को दरकिनार किया, इसी का परिणाम था कि इंडिया और पाकिस्तान दो देश बने। सब कुछ छोड़ो, ये बताओ, आज मुंबई इंडियंस का मैच था यार, मैंने देखा नहीं। कौन कौन मुंबई इंडियंस का मैच देखता है? जस्ट अभी दिमाग में बात आई पाकिस्तान, क्योंकि अभी पाकिस्तान को भारत ने पराजित किया है, तो इस बात से थोड़ा सा मैच देख लूं, एक सेकंड। कांग्रेस से मन मुटाव की वजह से पाकिस्तान की मांग की गई थी, क्या रीजन उसका था? क्योंकि हुआ क्या, मैं आपको कई बार ये कहानी सुना चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। अच्छा, अभी ये लोग मैच खेल रहे हैं, चलो चलो खेलो खेलो खेलो, बढ़िया। हुआ क्या था, कहानी में ट्विस्ट क्या था? 11 प्रांतों में से जिन्ना को लगा था एक जगह तो मैं प्रधानमंत्री बन ही जाऊंगा, फजलुल हक तो बन ही गए। लेकिन जिन्ना, जो 8 प्रांत में कांग्रेस ने सरकार बनाई, दो में से एक में जिन्ना को दे सकता था मुस्लिम लीग से समझौता करके, वो मुस्लिम लीग से समझौता नहीं किया। तो अब आप सोचो, टॉप लेवल के आप स्टूडेंट और आपका सिलेक्शन ना हो तो कितना गंदा लगेगा। अब मुस्लिमों के सबसे बड़े लीडर, पूरे देश के सबसे बड़े लीडर, 5-6 लीडर में जिन्ना का नाम, और जिन्ना ही प्रधानमंत्री नहीं बने, चुनाव हार गए। तो आत्मसम्मान से बड़ी चीज तो कुछ है नहीं। और महत्वाकांक्षी हर व्यक्ति होता है। मैं राजेंद्र प्रसाद को भी महत्वाकांक्षी मानता हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। अगर राजेंद्र प्रसाद महत्वाकांक्षी ना होते तो वो खुद राष्ट्रपति का चुनाव क्यों लड़ते? देश की सेवा करते गांधी की तरह, लोगों के घर जा जा के उनको समझाते, आंदोलन करते, अनशन करते। क्यों बने वो राष्ट्रपति? तो उन्होंने सोचा कि देश की सेवा राष्ट्रपति बन के करूंगा, यानी कि महत्वाकांक्षी थे आप। तो हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, मैं भी महत्वाकांक्षी हूँ, मोदी जी भी महत्वाकांक्षी है, उनको भी लगता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तभी देश की सेवा होगी। अरे आप संत बन के भी देश की सेवा करो। हर व्यक्ति होता है। तो जिन्ना भी महत्वाकांक्षी थे, और जब हमारी सोच, मतलब हम उस चीज के काबिल हैं और हमें नहीं मिला तो हमें दुख होता है। जिन्ना को भी दुख हुआ। अब जिन्ना ने समझ लिया कि कैसे बनेंगे, तो जिन्ना के दिमाग में आया कि अगर नया देश बन जाए जहां हिंदुओं से मैं अलग अपने समुदाय के लोगों को लेके जाऊं, मुसलमानों को लेके जाऊं, उनका हेड बन जाऊंगा क्योंकि उनका मैं मसीहा हूं, तो ऐसा हो सकता है। और यही टारगेट उनके दिमाग में सेट हुआ और उन्होंने इसका आगे प्रयोग किया, बन गए। लाहौर अधिवेशन आ गया, अगस्त ऑफर, ये सारी चीजें एक साथ चलेंगी। लाहौर अधिवेशन यानी कि जिन्ना जीतेगा भाई, जीतेगा, हमारी सरकार आएगी, हम जीतेंगे, हम पराजित करेंगे जिसको हमें पराजित करना होगा। एक लड़का था, नाम था चौधरी रहमत अली, इसके द्वारा नाम दिया गया था पाकिस्तान का। पाकिस्तान का फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं। बन गया भैया। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन किया। लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान। काट पीट दिया भारत को। अब 8 अगस्त के बारे में आते हैं, अगस्त प्रस्ताव के बारे में चर्चा करते हैं। क्या भैया अगस्त प्रस्ताव?
अगस्त ऑफर। सरकार ने भारतीयों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। डोमिनियन स्टेटस हम आपको दे देंगे, भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा, यानी कि आप पूरी तरह से आजाद रहोगे, एक दो चीजें केवल उनके पास रहेंगी, बाकी आप फ्री रहोगे, जिससे भारतीयों को अपने प्रशासन में अधिक स्वायत्तता मिल जाती। संविधान बनाने की प्रक्रिया भी प्रशस्त कर दी गई। परिषद का विस्तार किया जाएगा, जो आपकी लोकसभा राज्यसभा उस समय की थी उनका भी क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। भारतीय परिषद का विस्तार किया जाएगा, जिसके अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सकेगा, लोग और चुनाव लड़ सकेंगे। अल्पसंख्यकों को अधिक महत्व दिया जाएगा, अल्पसंख्यक समुदाय को उनके अधिकार और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनको अलग से महत्व दिया जाएगा। ये अगस्त ऑफर आया। हाँ, वो एक साथ ही अलग हुए थे, जब अलग हुए थे तो एक साथ, और बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान अलग हुए थे। गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिनलिथगो, लिनलिथगो ने ये प्रस्ताव रखे, डोमिनियन, संविधान, ये सब। अगस्त ऑफर कि भाई हमारी बात मान लो। भारत सरकार कह रही यार हमें आजादी चाहिए, तुम ये प्रस्ताव दे रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा, तो फिर क्या किया जाए, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया जाए। ये तुम अब फिर जो प्रस्ताव लाए वो अच्छा है नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, आप थोड़ी थोड़ी बातें कर रहे हो, छोटी छोटी बातें मत किया करो, बड़ी बड़ी बातें किया करो, हमें पूरी आजादी चाहिए। तो पूरी आजादी के लिए क्या चाहिए, इंडिविजुअल सत्याग्रह, एक एक आदमी अब आंदोलन करेगा, क्योंकि सब जेल में है। आंदोलन करोगे तो मारे भी जाओगे, क्योंकि वर्ल्ड वार शुरू है, और इमरजेंसी के टाइम पर आप अलग कुछ अपने चला नहीं सकते। गांधी जी ने टारगेट किया, और गांधी जी तो जेल में थे, तो उन्होंने पहला सत्याग्रही विनोबा भावे को बनाया, दूसरा जवाहरलाल नेहरू को, तीसरा बृहदत्त को। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। अभी तक हड़ताल करते थे, ग्रुप के साथ आते थे, अब एक एक आदमी। यह एक व्यापक जन आंदोलन के लिए तैयार नहीं थे, जैसा कि सुभाष चंद्र बोस इस समय चाह रहे थे कि यार कुछ भी हो, मौका अच्छा है और हम अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा सकते हैं, वर्ल्ड वार में जर्मनी के साथ हो लेते हैं, मजा आ जाएगा, बहु मारेंगे इनको। गांधी जी कह रहे हैं यार हमारे दोस्त हैं, हमारे अन्नदाता हैं, उन्होंने हमको इतना कुछ दिया, उनके खिलाफ नहीं जाएंगे। गांधी जी की अलग फिलॉसफी है। लोग करें ये हमारे खिलाफ करे, कोई बात नहीं, पाप से डरो, पापी से नहीं, ये हमारे दोस्त हैं। अब लोग करें गांधी जी कब सुधरोगे, बोले नहीं सुधरेंगे, हम उनका साथ देंगे। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर गांधी और उनके दृष्टिकोण में बढ़ते मतभेद को दर्शाया। हालांकि मतभेद था, मनभेद नहीं था, इसीलिए राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए आंदोलन शुरू किया गया। 1940 में गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। आंदोलन सरकार की नीतियों का विरोध करता है, बस इतनी सी बात थी, और इसमें कुछ खास था नहीं। और इसके सत्याग्रह की कार्यप्रणाली क्या, वही चुपचाप बैठो, ब्रह्मचारी का पालन करो, सत्य बोलो, सरकार के नियमों को तोड़ो, लेकिन बिना लड़ाई दंगे के, हिंसा ना करो। सत्याग्रहियों के विभिन्न स्थानों पर शांतिपूर्वक उपवास करना, सविनय तरीके से सरकार के कानून का उल्लंघन करना निर्देश दिया गया था। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, बाद में जवाहरलाल नेहरू, फिर इसके बाद बृहदत्त हो गए। और इस समय 25,000 से ज्यादा सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया, जो इस आंदोलन को दर्शाता कितना बड़ा आंदोलन हुआ होगा। और नीति क्या थी, गांधी जी का मानना था कि धैर्य कमजोरी का कारण नहीं है। अगर हाथी शांत जा रहा है या पानी चुप है तो उसे छिछला मत समझो, क्योंकि गहरा पानी हमेशा शांत होता है। तो धैर्य कमजोरी का कारण नहीं है। भारतीय अहिंसा सिद्धांतों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही उचित नहीं है। अहिंसक लोगों के खिलाफ कोई हिंसक गतिविधि नहीं किया जाए। सीधे साधे लोगों के साथ डंडा, मारकूट, लाठी, जेल का काम नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही सत्याग्रहियों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आवश्यकता है, क्योंकि वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उनको मारा ना जाए, प्रताड़ित ना किया जाए, और कांग्रेस की मांग को स्वीकार किया जाए। युद्ध के पक्ष में भारत नहीं है, और भारत के लोगों को जबरदस्ती इसमें शामिल करके मारा ना जाए। इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी ने कांग्रेस को अहिंसात्मक तरीके से आगे बढ़ने, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करने का निर्देश दिया था। 8 अगस्त प्रस्ताव व्यक्तिगत सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जन
जनता के, हाँ जनता पार्टी नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता के संघर्ष का एक महत्वपूर्ण चरण था जिससे भारतीय राजनीति परिदृश्य को प्रभावित किया और स्वतंत्रता के प्रति जन जागरूकता को बढ़ावा दिया। जन जागरूकता को क्या किया भैया इसने, बड़ी संख्या में लोगों को इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। न तुम जानो न हम, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट, कल करेंगे हम, कल है छुट्टी आपकी, आप करो एंजॉय। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, नारा दिया था डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने, भारत छोड़ो आंदोलन। करेंगे भैया इसको कल, है ना, टेंशन नॉट, मेंशन नॉट, टाइम हो गया, आओ यूट्यूब में मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, है ना। बाय बाय, टाटा।